अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, ये हमारा जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से रिलेटेड है। और ये टॉपिक जो है हमारा FA2 और F3 लेवल के ऊपर जो है वो एग्जामिनेबल है। तो हम जो है वो अपने सवाल का जो है वो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम क्वेश्चन की जो है वो रिक्वायरमेंट को जो है वो पढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में ये बताया गया है, रिक्वायर्ड फॉर द ईयर टू 30th November 2006 कैलकुलेट जेम्स टोटल पेमेंट्स मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, सेल्स, परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। और इसकी एक बी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास कुछ डाटा जो है वो मिसिंग है। और हमने जो है वो रिवर्स वर्किंग करके या डिफरेंट अकाउंट्स को इस्तेमाल करके हमने ये फिगर जो है फाइंड करनी है। ठीक है। तो हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आएगा, ये दोनों फिगर्स हमारे पास SPL के फॉर्मेट से आ जाएंगी। परचेजेस नॉर्मली हमारे पास अगर हम बात करें, दो किस्म की परचेजेस होती हैं। एक हमारे पास कैश परचेज होती है, एक हमारे पास क्रेडिट परचेज होती है। कैश परचेज जो है वो हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट की मदद से फाइंड कर सकते हैं। और जो सेल्स होती और जो क्रेडिट परचेज होगी वो हम पेएबल्स अकाउंट की मदद से फाइंड कर सकते हैं। सेल्स भी इसी तरह से सिमिलरली कैश सेल होती है और क्रेडिट सेल होती है। ये भी हम कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट की मदद से क्रेडिट सेल्स हम फाइंड कर सकते हैं। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, टोटल पेमेंट्स मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट की मदद से हमें चीज़ें जो है मिलेंगी। तो हम पहले सवाल को एक मरतबा पूरा पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या चीज़ हमें गिवन है और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जो है वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास जो है वो सवाल में अगर हम बात करें तो हमारे पास है, जिम मैकवाई ओन्स अ स्मॉल बिजनेस, ही हैज़ प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन about the business for the year to 30th November 2006. During the year to during the year 76846 was paid into the business bank account. इस बात का मतलब ये है कि आपने $76846 जो है वो बिजनेस बैंक अकाउंट में जो है वो जमा करवाए हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास क्या सूरत हाल है, वो कहता है दिस इंक्लूडेड अ गिफ्ट ऑफ 6000 रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव विद द बैलेंस बीइंग रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर। अब देखिए, इस बात में दो बातें जो है वो की जा रही हैं। नंबर वन बात एक हमसे ये की जा रही है कि रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, कुछ पैसा जो है वो हम अपने क्रेडिट कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ पैसा जो है वो गिफ्ट है जो कि रिलेटिव से दिया गया है। जो रिलेटिव से गिफ्ट आया उसको हमने बैंक में जमा करवा दिया। तो मैं इसको इस तरीके से जो है वो इसके ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं 6000 की एंट्री कर देता हूँ। देखिए, दिस इंक्लूडेड अ गिफ्ट ऑफ 6000 रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव। जो रिलेटिव से आपको 6000 मिला था वो भी आपने बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा करा दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट बाय दी ओनर हो जाएगी। तो इसमें हम एंट्री करेंगे बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 6000। उसके बाद हमारे पास जो अमाउंट रह जाएगी 76846 है। 76846 में से आप 6000 निकाल देंगे तो 70846 की जो अमाउंट है वो आपकी बचती है। ये भी आपने बैंक में जमा कराई है। तो जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं तो आपके पास जो है एंट्री होती है बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट 70846। अच्छा, अब वो आपसे ये कहता है कि विद द बैलेंस बीइंग रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर। बैलेंस बीइंग का मतलब ये है कि 76846 में से 6000 निकाल दें तो ये 70846 ये आपका कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर है। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 70846। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अभी मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा। मैं जब तक पूरा सवाल नहीं पढ़ लूँगा, तब जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी, तब तक मैं इसको जो है वो फुल एंट्री में नहीं कर रहा। वो कहता है बिफोर बैंकिंग द कैश, बैंक में पैसा जमा करवाने से पहले जिम पेड बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ 5700। 5700 के जो है वो बिजनेस एक्सपेंसेस जो है वो पे किए हैं जिम ने, और ड्राइंग्स की है उसने 7800 की कैश में। तो बिजनेस एक्सपेंस अगर आप पे करेंगे तो आप डेबिट करेंगे। बिजनेस एक्सपेंस जो है हमारे पास जो है वो यही एंट्रीज होंगी, लेकिन इसमें ख्याल ये रखा जाएगा कि इसमें आपका जो है वो कैश जो है वो हमारे पास क्रेडिट होगा। ठीक है। तो पहली हमारे पास एंट्री है 5700 की जो कि हमने एक्सपेंसेस पे की हैं, और दूसरी एंट्री हमारे पास जो है वो है 7800 की जो कि हमारे पास ड्राइंग्स हैं। ठीक है। अब इस सेंटेंस को गौर से समझना, क्योंकि इसमें बड़ी ख़ास बात जो है वो एक की गई है,
वो कहता है बिफोर बैंकिंग द कैश, यानी कि कस्टमर से जो आपने कैश रिसीव किया, एक्चुअली आपके पास कैश आया कहाँ से था, आपके पास कैश कस्टमर से आया था। उस कैश को बैंक में जमा करवाने से पहले आपने जो है उसमें से 5700 के और एक्सपेंसेस पे कर दिए, और आपने 7800 की ड्राइंग्स कर दी, और बकाया पैसे जो है, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपने बैंक में जमा करा दी। अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी जो है वो वर्किंग परफॉर्म करूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने बैंक में पैसे जो जमा कराए हैं वो हैं 70846, आपने जो एक्सपेंस पे किया कैश में वो है 5700, आपने जो ड्राइंग्स किया कैश में वो है 7800, तो अल्टीमेटली आपके पास जो कैश आया क्रेडिट कस्टमर से वो 84346 आया है। हमने जब पहला सेंटेंस पढ़ा था तो हमें अपेरेंटली ये लग रहा था 70846 वो अमाउंट है जो क्रेडिट कस्टमर से है, लेकिन सेकंड नंबर पॉइंट को पढ़ के ये पता लगा कि पहले कस्टमर से पैसे लिए गए, उसमें से 5700 का एक्सपेंस हुआ, फिर 7800 की ड्राइंग्स दी, और बकाया पैसे जो है वो आपने बैंक में जमा करा दिए। तो हमें ये जो एंट्री है कैश डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट, ये हमें 84346 के साथ जो है वो करनी चाहिए। सो बी केयरफुल, इस सवाल में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था पहला। तो मैं इसको जो है सेम एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो कहता है जिम डज नॉट होल्ड अ बैलेंस ऑफ कैश ऑन हैंड, उसके पास कैश इन हैंड नहीं है उसके पास, ये इन्फॉर्मेशन है। एज वेल एज पेमेंट टू सप्लायर्स, ठीक है, पेमेंट्स आउट ऑफ द बैंक अकाउंट इंक्लूडेड, बैंक अकाउंट में से कुछ पेमेंट हुई है, आपने एक एक्सपेंस पे किया है 3400 का, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और आपके पास जो है बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली 2000 की ड्राइंग्स है, 2000 जो है वो आपके पास डेबिट हो जाएगा और बैंक जो है वो आपके पास जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, वो कहता है जिम डज नॉट रिसीव एनी क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर्स, इसका मतलब ये है कि उसको सप्लायर से क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स ही इज़ नॉट परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, उसको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम परचेजेस को फाइंड करने के लिए पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास परचेजेस फिर कैसे आएंगी, सारी की सारी परचेजेस कैश हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बैंक अकाउंट की मदद से जो है वो कैश परचेजेस की फ़िगर जो है वो हम फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जो है हमने बैंक अकाउंट से जो पेमेंट की है वो हमने कितनी पेमेंट की है उसके बारे में हमें जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर कोई अमाउंट ऐसी दी गई है, हमारे पास ऐसी कोई अमाउंट जो है वो नहीं दी हुई कि हमने बैंक से कितना पैसा जो है पे किया है, ना पॉइंट नंबर 4 में बताया है, ना 5 में, ना 6 में। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने पहले तो एक काम करता हूँ कि रिसीवेबल्स का अकाउंट बना के इसको तो वाइंड अप करता हूँ। ओपनिंग बैलेंस जो रिसीवेबल्स का है वो है 1676, हमारे पास जो है जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 1360। हमारे पास जो कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर है वो है, अभी मैंने आपके सामने निकाला, 84346 है। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो सेल्स की आ जाएगी वो क्रेडिट सेल्स की आएगी, इज़ इक्वल टू 85706 जो राइट हैंड साइड का टोटल है माइनस 1676। तो ये हमारे पास सेल्स आ गई। अब हम बैंक अकाउंट बनाते हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस बैंक का क्या था, देखिए कैश एट बैंक नील, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 0। फिर कैश एट बैंक हमारे पास है 566, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जो है ओवरड्राफ्ट का 1240, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे आता है। और हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का वो है नील। अब हमने बैंक में पैसे कितने जमा कराए थे, हमने बैंक में 70846 जमा कराए थे, हमने इसकी एंट्री की हुई है, ये देखिए, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 70846, ठीक है। और हमने जो है इन्वेस्टमेंट जो की थी, जो हमें रिलेटिव से पैसे मिले थे, वो हमारे पास कितने थे, 6000, ये बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब हमारे पास जो है एक्सपेंस हमने कितना पे किया, हमने बैंक से एक्सपेंस पे किया 3400 का। और हमारे पास जो है ड्राइंग्स जो है कितनी हुई हैं, वो 2000 की ड्राइंग्स हुई हैं। तो मैं बैलेंसिंग फ़िगर फाइंड करूँगा, तो ये मेरे पास परचेज़ की जो है वो फ़िगर जो है वो आ जाएगी कि मैंने कितनी जो है वो अमाउंट की गुड्स जो है परचेज़ की हैं। 76846 डेबिट साइड का जो है वो टोटल है, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड का इसको जो है वो आपने जो है माइनस कर दिया इसमें से,
7206 जो राइट हैंड साइड का टोटल है। तो हमारे पास 69640 जो है ये आपके पास कैश परचेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम कैश की फ़िगर को जो है वो जो है फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर फिल करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ परचेजेस मेरे पास जो है वो है 69640, फिर मेरे पास जो है वो 3400 का एक्सपेंस है, फिर मेरे पास जो है 2000 की ड्राइंग्स है। तो टोटल जो मैंने जो है कैश जो पे किया है वो मैंने कितना पे किया है जी, 75050 अपने बैंक अकाउंट से मैंने जो है वो पे किया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स की फ़िगर आ गई। सेल्स की फ़िगर हमारे पास है 84030। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अब यहाँ पर बनानी है SPL। तो यहाँ पर SPL बनाते हैं। सेल्स की फ़िगर आपके पास जो है वो कितनी है, हमने अभी यहाँ पर लिखा 84030, ये हमारे पास फ़िगर आ गई। हमारे पास इस सवाल में मैंने जानबूझ के फॉर्मेट में लिखा है सेल रिटर्न्स, इस सवाल में सेल रिटर्न्स नहीं है तो आप ज़ीरो लिख दीजिए। आउटर कॉलम में आपके पास आ जाएगा आंसर 84030 माइनस ज़ीरो, इसलिए लिखा ताकि आपको फॉर्मेट याद हो जाए। कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमारे पास फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 5250। परचेज़ हमारे पास जो है हमने अभी फिगर निकाली है परचेज़ की, परचेज़ हमारे पास थी 69640। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स में कैरेज इनवर्ड भी आता है और परचेज रिटर्न भी आती है जो कि इस सवाल में नहीं है। ठीक है, और क्लोज ये मैंने इसलिए लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि जानबूझ के ताकि आपको फॉर्मेट याद हो, वरना इस सवाल में इसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास आ जाएगी 4190। तो मैं रेड कलर में इसको लिख दूंगा ताकि आपको पता लगे लेस करनी है। यहाँ लिखा भी है मैंने कि इसको आपने लेस करना है। सो हमारे पास इज इक्वल टू 5250 प्लस 69640 माइनस हमारे पास आंसर आ गया 70,700। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 84030 माइनस 70,700। हमारे पास जो एक्सपेंसेस कैश में पे हुए वो कितने के थे, वो हमारे पास थे इज़ इक्वल टू, हमारे पास एक एक्सपेंस पे हुआ था 5700 का और एक हमारे पास एक्सपेंस बैंक से पे हुआ था 3400 का। तो हमारे पास दो एक्सपेंस हो गए। टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास कितना आ गया 5700 प्लस 3400 9100। हमारे पास जो है जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे पास कितना आ गया 4230 जो है ये हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है वो आ गया, या प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। वो कहता है फॉलोइंग योर कैलकुलेशन ए जिम टेल्स यू दैट ही नॉर्मली एड्स अ मार्कअप ऑफ 20%। मार्कअप का मतलब क्या होता है, मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है 70,700। मार्कअप कितना बनेगा 70,700 का 20% मार्कअप है हमारे पास। ठीक है जी, तो हमारे पास सेल प्राइस क्या आ जाएगी 70,700 प्लस 14,140। ओके, अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या बोल रहा है। पहले तो मैंने जो है वो सिंपल तरीके से बात की है, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, मैंने इसमें मार्कअप ऐड किया, हमारे पास सेल्स की फिगर 84840 जो है मेरे पास आ रही है। वो कहता है कि बट ऑन सम ओकेजन्स ही रिड्यूस हिज सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू मेक अ सेल। देखिए हर चीज़ को 20% मार्कअप पे वो प्रॉफिट ऐड करके जो है वो नहीं बेचता है। वो ये कहता है कि वो जिम कह रहा है कि वो नॉर्मली अगर कॉस्ट जो है वो 100 है तो वो उसको 120 पे सेल करेगा। ये मतलब है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का। वो कहता है कि कुछ ओकेजन्स के ऊपर वो अपनी सेल प्राइस को रिड्यूस कर देता है टू मेक अ सेल। तो वो कहता है ही वुड लाइक टू नो हाउ मच दिस हैज़ कॉस्ट हिम। अब देखिए अगर आपके पास कॉस्ट से 70,700 है, अगर मैं इसका 20% लगाऊं तो 1410 का मेरे पास प्रॉफिट आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स मेरी सेल 84,840 की जो वो होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास एक्चुअली जो सेल ऊपर आ रही है अगर आप देखें तो वो 84,030 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरी सेल्स थोड़ी कम हुई है। सेल्स मेरी कम नहीं हुई है, असल में मैंने कुछ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेल प्राइस जो है अपनी वो रिड्यूस कर दी होगी। तो मैंने कितने से रिड्यूस की है 84,840 माइनस 84,030, तो 810 से जो है वो मेरी सेल प्राइस को मैंने रिड्यूस किया।
मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो एट ए ग्लैंस जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें हमारे पास पहले जो है अकाउंट्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ये देख लीजिए। रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट से क्रेडिट सेल मिली, बैंक अकाउंट से परचेज़ मिला। फिर उसके बाद जो है हमने ये एंट्रीज़ की थी, ये एंट्रीज़ हमें अकाउंट बनाने में हेल्प की। ये इन्फॉर्मेशन सारी अकाउंट्स बनाने में हमारी हेल्प कर गई। फिर उसके बाद जो है मैंने इसकी एसपीएल बना दी, ठीक है। और फिर मैंने इसका जो है पार्ट बी की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। आई होप सो कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।